हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश कर लिया था। इस लेक्चर में हम इस पर आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी यानी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स हम क्लास 10th में भी पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने न्यूटन-राइट्स लॉ, ऑक्टेव लॉ, मेंडलीव्स लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टडी किया था। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है इस चैप्टर का ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हमें सीधा सीधा क्या स्टडी करना है, तो हम सीधा सीधा सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टडी करेंगे। हालांकि इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने की अपनी अपनी कोशिश की और कुछ लॉ दिए, जिनमें से कुछ को आप जानते हैं, जैसे हमारा न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ, डोवेनाइन का ट्राइड लॉ। इसके अलावा भी और भी थे, ल्यूलेक्स थे, आपके लोथरमेयर थे। इन्होंने भी कोशिश की थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की, लेकिन ये सब हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस से हमारे हटा दिया गया है। तो अब हम सिर्फ पढ़ेंगे मेंडलीव्स लॉ। तो मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना ये लॉ प्रपोज किया था, यानी लॉ दिया था हमें इन 1869। इनके समय में लगभग 63 एलिमेंट नॉन थे जो उस समय तक डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने उन्हीं 63 एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था, जिस पीरियोडिक टेबल को क्या कहा गया, मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने एलिमेंट्स को उसमें किस तरीके से रखा, तो इन्होंने मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास के भी बेसिस पर इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था। तो एटॉमिक मास तो नॉन था, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इन्होंने क्या केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स ले लिए, जो कि किसके साथ लिए, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। लास्ट क्लास 10th में हमने स्टडी किया था, पढ़ा भी था वहाँ पर कि एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ किस तरह कंपाउंड बना रहे थे और हाइड्रोजन के साथ किस तरह कंपाउंड बना रहे थे। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, एलिमेंट्स के कंपाउंड ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ ही क्यों लिए? इसका एकमात्र रीजन ये था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं, जिससे कि ये लगभग जितने एलिमेंट्स नॉन हैं उन सभी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। और भी एलिमेंट करते हैं, लेकिन वो सभी एलिमेंट साथ ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए सभी एलिमेंट्स साथ लगभग कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए उन्होंने इनके कौन से कंपाउंड सेलेक्ट किए, एलिमेंट के ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड सेलेक्ट किए वो ऑक्साइड कहलाए, और जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड सेलेक्ट किए वो हाइड्राइड कहलाए। तो अब इन्होंने क्या किया, कैसे अरेंज किया, इन्होंने क्या किया, 63 कार्ड ले लिए, क्योंकि 63 एलिमेंट नॉन थे, तो उन्होंने 63 कार्ड बना लिए और हर कार्ड पर पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नोट कर दी। फिर उन कार्ड्स में से उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर। उनको एक पिन के द्वारा किसी बोर्ड पर या टाइप बोर्ड पर इन्होंने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया, पिन अप कर दिया। इस तरीके से इन्होंने उनका क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया, यानी कि क्लासिफिकेशन कर दिया। तो इनके क्लासिफिकेशन इन्होंने ये सब स्टडी किया और ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने कुछ चीज़ें देखी कि एलिमेंट्स का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास होती है। एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एटॉमिक मास। यहीं से इन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन इंक्लूड किए और उनके बेसिस पर कंक्लूजन दिया या कंक्लूड किया और एक लॉ बनाया जिसे कहा गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ।
According to this law, the physical and chemical properties of the element are the periodic function of the atomic mass. Are the periodic function of the atomic masses. यानी किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, यानी एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। यहीं पे एक छोटा सा टर्म आता है जो हमने बताया था कि चैप्टर का नाम भी हमारा ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल आर नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। यानी कि किसी निश्चित इंटरवल के बाद, किसी रेगुलर इंटरवल के बाद अगर प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं तो उसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। तो उनकी टेबल किस तरह थी? टेबल कुछ इस टाइप से उन्होंने जब अरेंज किया। अब बात करेंगे मेंडलीफ की ओरिजिनल टेबल की। तो इन्होंने मेंडलीफ में अपनी टेबल को ग्रुप ऑफ पीरियड में डिवाइड किया गया था। किसके द्वारा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम के द्वारा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम के द्वारा इनकी पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रो होती थी उनको पीरियड्स कहा गया, और जो आपके वर्टिकल रो या वर्टिकल कॉलम होते थे उनको ग्रुप्स कहा गया। इनकी पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 ग्रुप थे। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, जो मॉडिफाइड है उसमें 8 ग्रुप थे, और जो मॉडिफाइड है उसमें कितने? 9। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। 8 ग्रुप थे, 7 पीरियड थे। इनमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। लेकिन जब ये अरेंज कर रहे थे तो इन्होंने ये ध्यान रखा कि ऑर्डर भी कैसा इंक्रीजिंग बना रहे, इसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एक एलिमेंट के नीचे दूसरा वो एलिमेंट आए जिसकी प्रॉपर्टी कैसी हो? सिमिलर। यानी अरेंजिंग के समय इन्होंने 2 बातों का ध्यान रखा, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, और एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अरेंज करते हुए उन्होंने देखा कुछ इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसेस लेफ्ट हुए, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। पहला वैकेंट स्पेस यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा। ये क्या है? वैकेंट स्पेसेस। जब ये अरेंज कर रहे थे तो यहाँ कुछ स्पेसेस इनको लेफ्ट करने पड़े। क्यों? ऐसा नहीं कि अगर हम देखेंगे तो 40.1 और 47.9 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इनको यहाँ रख सकते थे। लेकिन क्या हुआ? टाइटेनियम को उन्होंने यहाँ क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की जैसी नहीं थी। हमने बताया ना, जब ये अरेंज कर रहे थे तो इन्होंने ये ध्यान रखा क्योंकि प्रॉपर एलिमेंट्स के नीचे दूसरा एलिमेंट वही है जिसकी प्रॉपर्टी कैसी हो? सिमिलर। इसके साथ साथ एटॉमिक मास का इंक्रीज, दोनों बातों का ध्यान रखा। तो उस वजह से इन्हें टाइटेनियम यहाँ नहीं रखना पड़ा। कहाँ ले जाएगा? कार्बन वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में रखना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़े। इन वैकेंट स्पेसेस, जो वैकेंट स्पेस छोड़े गए थे, उनको वहाँ पर जो एलिमेंट फर्दर जब डिस्कवर होंगे तो उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया। किसने? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट कर दी इनकी प्रॉपर्टी, और जब आगे चल के ये एलिमेंट डिस्कवरी हुई तो उनकी प्रॉपर्टी वही, मतलब लगभग सिमिलर निकली जो मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट की थी। और मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट किस बेसिस पे की थी? उनकी पोजीशन के बेसिस पर। मेंडलीफ ने जो प्रॉपर्टीज थी, ऐसे एलिमेंट जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। किसके बेसिस पर? उनकी पोजीशन के बेसिस पर, जिससे कि आगे चल के कोई एलिमेंट डिस्कवर हो, और अगर उनकी प्रॉपर्टी इस तरह की हो तो उनको उठाकर इन स्पेसिस में रखा जाए। तो ये कुल मिलाकर हमारी पीरियोडिक टेबल थी। इसके बाद किसकी पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम बात करेंगे जब आगे क्या हुआ, कुछ अदर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के लिए यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा गया था, तो इनर्ट गैसेस बेस पे और बहुत सारे एलिमेंट के बेसिस पर इस टेबल को आगे के लिए मॉडिफाइड करना पड़ा। कब? जब एलिमेंट और ज़्यादा डिस्कवर हुए। तो हम बात करेंगे मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल।
मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, कौन सी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि आगे चल के 1930 के अराउंड इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई, लेंथेनाइट एलिमेंट डिस्कवर हुए, एक्टिनाइट एलिमेंट डिस्कवर हुए, जिनके लिए ओरिजिनल टेबल में जगह नहीं थी। तो इन एलिमेंट को इसमें ऐड करने के लिए इस टेबल को मॉडिफाइड करना पड़ा, और वो क्या कहलाई हमारी मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इसके साथ साथ क्या हुआ कि 1930 में एक साइंटिस्ट हुए हमारे मोस्टली, जिन्होंने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पर स्टडी की। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रम निकाला और उससे कैलकुलेट किया। इन्होंने क्या देखा कि जब ये एक्सरे जो रेज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर और वही फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला, ये हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाला, यहाँ से ये पता चला कि एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती। तो एक नई चीज यहाँ से आ गई कि एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास। जबकि मेंडलीफ ने क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। लेकिन मोस्ले ने इसको गलत साबित किया। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया कि एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो वहीं से एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मोस्ले ने प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers। अब इसके बेसिस क्या था, वहाँ जो मॉडर्न वो पीरियोडिक लॉ था वो था एटॉमिक मास के बेसिस पर। तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था किसके बेसिस पर, एटॉमिक मास के बेसिस पर। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया और उसने बताया कि प्रॉपर्टी जो होती है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, तो जो मॉडर्न टेबल थी या मॉडिफाइड जो टेबल थी मेंडलीफ में, उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। यानी कि हम बात करेंगे मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इन दिस टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, the elements have been arranged increasing order of their atomic masses, their atomic number, increasing order of their atomic number. On the basis, the modified periodic table divided into two types. First period, second groups. So there are 9 groups in this periodic table with included 0 group, जो कि ऐड किसके लिए किया गया था, जो इनर्ट गैसेस थी उनको लिए एक नया ग्रुप बना दिया गया पीरियोडिक टेबल में, 0 ग्रुप। कौन सा ग्रुप, 0 ग्रुप। और ये कहाँ टेबल में रखा गया, एक्सट्रीमली राइट साइड में। कहाँ रखा गया, एक्सट्रीमली राइट साइड में। देयर आर 7 horizontal rows are known as periods। यानी कि इसमें क्या था, 9 ग्रुप थे और 7 आपके हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हमने पीरियड कहा। ग्रुप की नंबर कुछ रोमन अंक में इस टाइप से थे 1 to 8, और लास्ट ग्रुप को 0 ग्रुप नाम दिया। इस 0 ग्रुप की जो बनाया था वो बनाया था रामसे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबल गैस इनर्ट गैस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ही इस ग्रुप को अरेंज किया था। इसलिए कहते भी हैं कि जो 9th ग्रुप है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो हम कहेंगे रामसे के द्वारा। इसके बाद इस टेबल में और क्या मॉडिफिकेशन किया गया,
9th ग्रुप और 8th ग्रुप को छोड़कर बाद बाकी सभी ग्रुप को दो दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है तो ये फर्स्ट ए हो गया और ये सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए ये हो गया, फर्स्ट ए ये हो गया। ऐसे ही आपका फर्स्ट बी, दो ग्रुप बनाएंगे, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ये आपका सेकंड, ये हो गया सेकंड ए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये आपका थर्ड ए हो गया, ये थर्ड बी हो गया, ये फोर्थ ए हो गया, ये फोर्थ बी हो गया, ये फिफ्थ ए हो गया, ये फिफ्थ बी हो गया, ये सिक्स ए हो गया, ये सेवेंथ सिक्स बी हो गया, ये सेवेंथ ए हो गया और ये सेवेंथ बी। यानी जितने भी ग्रुप थे, जीरो ग्रुप और 8th ग्रुप को छोड़कर सभी बाकी ग्रुप्स को दो दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ए एंड बी। इसके अलावा इस टेबल में और क्या मॉडिफिकेशन किया गया? दो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के नीचे दो हॉरिजॉन्टल रोज और ऐड कर दी गई। पहली रोज को कहा गया लेंथेनाइड्स एलिमेंट, दूसरी रोज को कहा गया एक्टिनाइड एलिमेंट। ये आप बुक्स में देखेंगे, ये टेबल आपको मिल जाएगी, मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उसमें आप देखेंगे इस टेबल के नीचे दो रो जोड़ दी गई होंगी जिन्हें हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन किया गया था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। पहला मॉडिफिकेशन क्या था? पहले तो लॉ चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? लॉ क्या चेंज किया गया कि वो the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. In this periodic table, elements are arranged increasing order of their atomic number on the basis of their electronic configuration. इसमें एक ग्रुप ऐड कर दिया गया, तो कुल मिलाकर ग्रुप हमारे 9 हो गए थे। पीरियड हमारे 7 थे, पहले अभी भी 7 रखे गए। इसके अलावा अगला जो चेंजमेंट किया गया वो किया गया कि ग्रुप्स को दो दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, 1 से लेकर 7 तक। और 8th ग्रुप और 9th ग्रुप में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन हुआ आपका मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। ये सब होने के बाद अब एडवांटेज क्या थे हमारे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएगी उसके क्या क्या एडवांटेज थे? तो फर्स्ट तो एडवांटेज यही था कि जब एलिमेंट्स एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज हो गए तो उनको स्टडी करना आसान हो गया, क्योंकि अब तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 115 to 116 डिस्कवर हो गए। तो इन एलिमेंट्स के को स्टडी करना, इनके कंपाउंड को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर हम सेपरेटली इनको स्टडी करें। लेकिन अगर टेबल के बेसिस पे देखेंगे तो इसमें जो भी ग्रुप हैं उनमें जितने भी एलिमेंट रखे गए सबकी प्रॉपर्टी कैसी है? सिमिलर। यानी पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप के आप किसी भी एक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है उस ग्रुप में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस तरीके से होंगी। तो यानी ये टेबल बनने से में एक तो फायदा ये हुआ कि एलिमेंट की जो स्टडी थी वो सिंपल हो गई, आसान हो गई हमारे लिए। दूसरा क्या हुआ, जो इस वाली टेबल में दूसरा का एडवांटेज हुआ, दूसरा एडवांटेज हमें ये मिला कि जो अननोन एलिमेंट्स थे उनकी जो डिस्कवरी होगी उनको इन्हीं प्लेसेस पर रख दिया गया। जैसे कि ये मेंडलीफ का ही एडवांटेज आप मान सकते हैं कि मेंडलीफ का एडवांटेज क्या था, उन्होंने जो गैप छोड़े थे, जो एलिमेंट डिस्कवर हुए वो उन्हीं गैप में जाकर एडजस्ट हुए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वही निकली जो मेंडलीफ ने प्रॉपर्टी दी थी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया था, एक एल्यूमिनियम के नीचे एक वैकेंट स्पेस छोड़ा था, ई वाला स्पेस, एल्यूमिनियम के नीचे एक वैकेंट स्पेस छोड़ा था और इसका नाम इन्होंने दिया था एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। आगे चल के जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो ये आपका कहलाया गैलियम। क्या कहलाया? गैलियम। और इसकी प्रॉपर्टीज वही थी जो मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट की।
दूसरा एक और स्पेस ये जैसे हम देखें सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ा, इसका नाम इन्होंने दिया एका सिलिकॉन, और ये आगे चल के जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इसका नाम हुआ जर्मेनियम। क्या नाम हुआ? जर्मेनियम। तो इसकी प्रॉपर्टी भी वही निकली जो मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट की थी। इसके बाद और क्या एडवांटेज हुआ? ये पीरियोडिक टेबल बनने की वजह से कुछ एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे वो करेक्ट हो सके। जैसे कि हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 9.1 है इस समय, लेकिन इससे पहले जब ये एलिमेंट्स मेंडलीफ समय में नॉन था तो उस समय इसका एटॉमिक मास 13.5 कितना था? हमें क्या कितना पता था उस समय? 13.5। यानी अगर ये 13.5 एटॉमिक मास है तो ये कार्बन 12 और नाइट्रोजन के बीच में कहीं एग्जिस्ट होना चाहिए। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम कैल्शियम के सिमिलर थी, तो मेंडलीफ ने इसे उठाकर यहाँ रख दिया। तो फिर आगे जब इनको इसके बारे में आगे स्टडी किया गया तो पाया गया कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 13 ना होकर 9.1 है। वैसे एक एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इनटू वैलेंसी, या हम बैलेंस भी लिखते हैं इनटू बैलेंस। तो उस समय क्या था, इसका बैलेंस 3 कैलकुलेट था, इसका इक्विवेलेंट मास होता है 4.5 सॉरी, और बैलेंस उस समय कितना पता था इसका 3, तो इसलिए कितना हो जाता था 13.5। लेकिन जब आगे यहाँ पर देखा गया कि ये पहले रखा गया तो इसका बैलेंस 2 होना चाहिए। किसके बेसिस पर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर। तो ये आपका फिर इसका मास करेक्ट किया गया और कितना मास आ गया हमारा 9। ऐसे हमारे और भी थे एलिमेंट, जैसे हमारा इंडियम भी था, ये इंडियम आयन यहाँ इसमें नहीं है एलिमेंट, तो उसका भी मास करेक्ट किया गया। वो पहले डाइवेलेंट था लेकिन आगे जब उसकी देखा गया तो वो ट्राइवेलेंट निकला, तो उसके मास को फिर हमने क्या किया कर, यानी इस टेबल से जो कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास रॉन्ग थे या गलत थे उनको हमने करेक्ट किया। तो ये एक एडवांटेज हमें ये मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या थे इसमें, डिफेक्ट क्या क्या था इस टेबल में, किस किस तरह क्या क्या कमियां थी इस टेबल में, उनकी हम बात करेंगे। कौन सी टेबल की? मेंडलीफ की जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें कौन कौन सी कमी थी और उसको मॉडिफाइड किया गया तो वो कमियां कैसे कैसे दूर हो गई, तो सबसे पहले है इस बारे में बात करेंगे। तो पहले तो वही था कि फर्स्ट आपका ये था कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी, हाइड्रोजन जो था मेंडलीफ की ओरिजिनल टेबल में 2 जगह इसको रखा गया था, एक तो फर्स्ट ग्रुप में, दूसरा 7th ग्रुप में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी दोनों ग्रुप से मैच करती थी। लेकिन अब क्या, यानी इसकी यानी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो सर्टेन नहीं थी, निश्चित नहीं थी। तो पहले आपका ये हो गया। तो ये जो आपकी मतलब जो कमी थी वो अगर हम देखें तो कैसे दूर हो गई, जैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में इसको अरेंज किया तो सबसे पहले हाइड्रोजन का नंबर आया, तो इस तरीके से ये अलग हो गया। दूसरा डिफेक्ट क्या था कि मेंडलीफ ने जो लॉ बनाया था उसका बेसिस था कि एलिमेंट्स रखे जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन कुछ जगह ये इनका ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। तो कहाँ डिस्टर्ब होगा? पहले तो हम देखेंगे कोबाल्ट और निकेल को, कोबाल्ट और निकेल, क्योंकि एक और है हमने इसमें 0 ग्रुप ऐड नहीं किया गया, आर्गन और पोटेशियम। तो कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट का देखिए 58.9 है और निकेल का कितना 58.7। अगर इसे एटॉमिक मास के सीरियल में अरेंज करें तो पहले निकेल आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए कोबाल्ट। लेकिन प्रॉपर्टी के बेसिस पर मेंडलीफ ने क्या कोबाल्ट को पहले रखा और निकेल को बाद में। लेकिन जब वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया तो देखा गया कि इसका एटॉमिक नंबर 7 था, इसका एटॉमिक नंबर 28 था,
इसका एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 और निकल का एटॉमिक नंबर 28 था। ये जो आपका डिफेक्ट था या जो कमी थी वो अपने आप ही कैसी होगी, दूर होगी। कुछ नहीं चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये अगर इसके ऑर्डर में देखा तो ये सही था, एटॉमिक मास के ऑर्डर में गलत था। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या था, और भी एलिमेंट जैसे थे, एक हमारा आर्गन होता है, आर्गन का 40 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो यानी कि आर्गन बाद में आना चाहिए, पोटेशियम पहले आना चाहिए, लेकिन पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आर्गन पहले आया है, पोटेशियम बाद में आया। तो ये भी डिफेक्ट अपने आप ही क्लियर हो गया, क्योंकि आर्गन का 18 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, यानी 18 आएगा। तो यानी ये इसके बेसिस पर अपने आप ही अलग है। थर्ड नेक्स्ट आपका जो कमी थी मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास कैसा होता है, डिफर। अब जब एटॉमिक मास डिफर है तो उनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, अलग अलग पोजीशन पर उनको रखना चाहिए, लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया है। जब मॉडर्न पीरियड लाया तो उन्होंने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है और आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इसलिए इनको सिर्फ एक ही पोजीशन पर रखा जा सकता है। तो ये भी आपका तो ये कुछ आपके इसमें डिफेक्ट थे जो इस वाले टेबल में दो, जो मॉडिफाइड हुआ उसमें क्या हुआ। अब मॉडिफाइड जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किस किस तरह की कमियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली कमी तो यही है कि वही हाइड्रोजन पोजीशन क्लियर नहीं हो पाई कि कहाँ रखा जाए। दूसरी कमी ये है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो एलिमेंट्स हैं उनको टेबल से अलग रखा गया और एक ही ग्रुप में रखा गया। वो कौन सा ग्रुप, थर्ड, जबकि उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग अलग था, फिर भी उन्हें एक ही जगह रखा गया। ये आपका इसमें अभी डिफेक्ट है। तीसरा डिफेक्ट हमारा ये है, तीसरी कमी हमारी ये है कि इन्होंने क्या किया कि जो जिनकी रिएक्टिविटी क्या था, रिएक्टिविटी बेस पर रखा था। तो रिएक्टिविटी जैसे फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, फर्स्ट ए के जो मेटल है उनके वो मोर रिएक्टिव मेटल है, जबकि फर्स्ट बी के जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि जिन्हें हम कॉइन मेटल भी कहते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्योंकि इनके क्या बनते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं, तो इनको हम कॉइनेज मेटल भी कहते हैं। कौन कौन से कॉइनेज मेटल होते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो इनको इन्होंने क्या किया, एक साथ रखा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इसके साथ साथ इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी अलग है। तो ये अभी इसमें कमी बनेगी। तो ये कुछ डिफेक्ट है मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में। तो इसके लिए इन डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम आगे एक और टेबल पढ़ेंगे जो हमारी कहलाती है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जो दी गई बोहर के द्वारा। उसको हम बोहर टेबल भी कहते हैं। बोहर टेबल कहने का रीजन ये होता है क्योंकि वो बोहर की स्कीम पर बनाई गई है। इसकी स्कीम बनाई गई है बोहर की, बनाया किसने, रैंग वार्नर ने उस टेबल को बनाया है और स्कीम किसकी लागू हुई है, एप्लीकेबल बोहर की, तो इसलिए हम उसको बोहर टेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।